Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 8th of August. So let's start the day with the first important topic and that is privilege motion. तो हाल ही में privilege motion जो है वो चर्चा में है, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जिनको हम बोलते हैं भारत के, जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने रेफर किया है कंप्लेंट्स दो अपोजिशन एमपीज के खिलाफ प्रिविलेजेस कमेटी के तरफ में। तो कहीं ना कहीं इस बारे में आपसे पॉलिटी में सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको हम इत्मीनान से समझते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, दरअसल नाम से ही समझ में आ रहा है कि पार्लियामेंट आपको एक प्रिविलेज देगा। किसको देगा भाई? हमको, आपको नहीं मिलेगा। जो एमपीज एमएलएज हैं उनको ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलता है अंडर आर्टिकल 105 आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सम ऑफ सर्टेन राइट्स है जो एंजॉय किया जाता है ईच हाउस कलेक्टिवली, यानी कि लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा एंड बाय मेंबर्स ऑफ ईच हाउस इंडिविजुअली। तो एक तो पूरे हाउस के और साथ साथ में हर मेंबर जो है उस हाउस का इंडिविजुअली, विदाउट विच दे कुड नॉट डिस्चार्ज देयर फंक्शंस। तो एक तो कलेक्टिवली मिलता है और एक आप देखोगे इंडिविजुअली मिलता है। बेसिकली कि मतलब 40 दिन पहले किसी सेशन के आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, 40 दिन बाद आप उनको किसी सेशन के अरेस्ट नहीं कर सकते हो, राइट टू वोट वगैरह है। तो ये सब इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस पे बेसिस है। एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो अवेलेबल है उन इंडिविजुअल्स को जिनके पास में राइट टू स्पीक और पार्टिसिपेट है in the discussions of a parliament house और एनी ऑफ इट्स कमिटीज। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और जो यूएन मिनिस्टर्स हैं, तो इनके पास में राइट टू वोट होता है कहीं ना कहीं। मतलब कि आप देखोगे कि ये मेंबर्स जो हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल के पास में राइट टू वोट नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल सिर्फ उस मीटिंग का वो हिस्सा बन सकते हैं, उस हाउस का वो मेंबर नहीं होंगे, स्टिल वो उस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 76। चलिए, ये बिलीफ माना जाता है कि अगर एक प्रिविलेज जो है वो ब्रीच करा गया है तो मोशन जो है वो रेज किया जा सकता है बाय एनी मेंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रिविलेज मोशन। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में आप देखेंगे स्पीकर या जो राज्यसभा के चेयरपर्सन है वो फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी है, ठीक है। यानी कि लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन। देयरफॉर जो स्पीकर या चेयरमैन है वो डिसाइड करेंगे प्रिविलेज मोशन का खुद से, और इसी के साथ साथ में वो कमेटी पार्लियामेंट की। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसा कि आपको हम स्टार्टिंग में ही बोले कि आर्टिकल 105 जो है वो एक्सप्रेसली मेंशन करता है दो प्रिविलेजेस। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 19 के तहत, साथ साथ में राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, जो भी मतलब प्रोसीडिंग्स होगा एमपीज का वो पब्लिश कर सकते हैं। रूल्स कौन से हैं गवर्न करते हुए? तो आप देखेंगे ये रूल नंबर 222 है लोकसभा रूल बुक का और 187 है राज्यसभा रूल बुक का। यानी कि ये रूल बुक अपने अपने हाउसेस में मेंशन है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस का। तो इसका मैंडेट है कि एग्जामिन करता है एवरी क्वेश्चन जो कि इन्वॉल्व करता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हाउस का या फिर मेंबर्स ऑफ एनी कमिटी का, जो कि रेफर किया गया है हाउस और बाय द स्पीकर। लोकसभा में बेसिकली आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 15 मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट स्पीकर करते हैं। तो लोकसभा की तरफ से 15 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, ठीक है। और राज्यसभा के केस में 10 मेंबर्स, और ये नॉमिनेट किए जाते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हो कि 25 मेंबर्स, 15 लोकसभा से जिनको चेयरमैन स्पीकर चुनते हैं और 10 राज्यसभा से जिनको चेयरमैन चुनते हैं राज्यसभा के। और राज्यसभा के केस में डिप्टी चेयरपर्सन जो है वो इस कमेटी को हेड करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, डिप्टी चेयरपर्सन, ठीक है। आप एग्जाम में देखेंगे वो लिख देंगे कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो हेड करेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, राज्यसभा के चेयरमैन जो है वो किसी भी कमेटी को हेड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डिप्यूटी चेयरमैन जो है वो हेड करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राइस प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO, जिसका हेडक्वार्टर्स रोम इटली में है, इन्होंने रिपोर्ट किया कि जो राइस प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ा है, ठीक है, 2.8% से जुलाई में प्रीवियस मंथ से, और ये हाईएस्ट लेवल पे जा पहुंचा है पिछले 12 सालों में। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं जी। इसको इंट्रोड्यूस करा गया था 1996 में राइस प्राइस इंडेक्स को, और इसका पर्पस था मॉनिटर करना जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ग्लोबल एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट्स में। इसको रिलीज कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, राइस प्राइस इंडेक्स को रिलीज यूएन का FAO करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मेजरमेंट आप देखोगे तो ये मंथली चेंजेस जो होता है इंटरनेशनल प्राइसेस में एक बास्केट फूड कमोडिटीज का मंथली चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो शब्द है यहीं पे खेला जाता है, सवालों के आपके कटघरे में जो खड़े करे जाएंगे तो मंथली चेंजेस होता है, ठीक है। ये आप बाई मंथली नहीं है या फिर आप सेमी एनुअली नहीं है, ये मंथली चेंजेस होता है। चलिए कमोडिटीज क्या क्या है? तो इंडेक्स ट्रैक करता है चेंजेस इन प्राइसेस जो कि बास्केट ऑफ की फूड कमोडिटीज है, जैसे कि सीरियल्स हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मीट हो गया, शुगर हो गया, तो इन सभी को कवर करता है, ठीक है। बेस पीरियड आप देखेंगे 2014 से 16, तो ये बेस ईयर भी ध्यान रखेंगे, 2011-12 नहीं है, इट्स 2014 to 16। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं करंट राइस एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स का। तो लीडिंग राइस एक्सपोर्टर्स में आप देखोगे तो भारत पहले पायदान पर है, फिर थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है और पाकिस्तान है। हाल ही में भारत ने राइस एक्सपोर्ट पर बैन भी लगाया है, तो इसके लेकर हमने डिटेल्ड वीडियो करा है। अगर आप नहीं जानते हैं क्यों किया है तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाकर के।
और की राइस इंपोर्टर्स, कौन इंपोर्ट करता है? ऑल्दो आप देखोगे तो चाइना विश्व में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी आप देखोगे चाइना बहुत बड़ा इंपोर्टर भी है, ठीक है। इसी के साथ साथ में फिलीपींस है, बेनिन है, सेनेगल है, बाकी कंट्रीज आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट हमारा है नोवोसिस्क पोर्ट। तो रिसेंटली यूक्रेन स्ट्रक कर गया है इस पोर्ट पे, जो कि सी ड्रोन्स को लेकर के है। चलिए, ये जो नोवोसिस्क कमर्शियल सीपोर्ट है, ये वन ऑफ रशियाज लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम एंड अमंग द बिगेस्ट इन यूरोप। तो रशिया में आप देखोगे लार्जेस्ट है, यूरोप में आप देखोगे तो बिगेस्ट में से एक है। ये सर्व करता है मेजर नोड इन द एक्सपोर्ट ऑफ रशियन ग्रेन, ऑयल एंड बाकी का जो प्रोडक्ट्स है अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट सॉरी, हम बात कर लेते हैं फेडिवर्स का। तो थ्रेड्स जो है वो मेटास का पहला ऐप होगा जो ज्वाइन करेगा फेडिवर्स को। फेडिवर्स एक नेटवर्क ऑफ सर्वर्स है जो ऑपरेट किया जाता है थर्ड पार्टीज के द्वारा। ये आप ध्यान रखेंगे, सवाल हो सकता है फेडिवर्स क्या है, तो आपको ध्यान रखना कि नेटवर्क ऑफ सर्वर्स है जो ऑपरेट किया जाता है बाय थर्ड पार्टीज, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फेडिवर्स ग्रुप ऑफ फेडरेटेड सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज है जो डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब कि ग्रामीण स्तर पर जैसे हम लोग पंचायती राज की बात करते हैं कि पावर सबको ट्रांसफर करना, वैसे ही ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो ऑपरेट करता है ओपन सोर्स स्टैंडर्ड से। ओपन सोर्स है मतलब कि इसको हम आप जैसे लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर क्लोज्ड सोर्स होता तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाती, लेकिन ये ओपन सोर्स है तो हम आप जैसे गूगल क्रोम पे आप जाकर के यूज कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं वो आप ओपन सोर्स में इसको कंसीडर कर सकते हो। एसेंशियली ये जो फेडिवर्स है ये नेटवर्क ऑफ सर्वर्स है जो रन करा जाता है बाय थर्ड पार्टीज, ठीक है। साथ साथ में ये जो सर्वर्स है वो कंट्रोल नहीं किए गए हैं बाय एनी वन एंटिटी, और इसको यूज किया जाता है बाय एनी मेंबर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन देयर यूजर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज का। तो हाल ही में जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने चेयर किया है 38th मीटिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज का। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। इस कमिटी को लाया गया था 1976 में, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। तो आपको सेक्शन ध्यान रखना है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 का सेक्शन 4 और ईयर 1976। एक्ट याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे। मैंडेट क्या है कि ये रिव्यू करता है जो भी प्रोग्रेस किया गया है यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो हिंदी का जो ऑफिशियल पर्पस में इस्तेमाल किया गया है उसको चेक करने के लिए, और रिकमेंडेशंस देना कि इंक्रीज किया जा सके हिंदी भाषा को ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें कुल मिलाकर के 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, और हेड कौन करता है जी? होम मिनिस्टर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आती है तो उसमें जो गृह मंत्री होंगे वो यहाँ पे हेड करेंगे, और मेंबर्स 30 होंगे, 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। और इस प्रोविजंस में आप देखोगे 1963 के एक्ट में तो जो कमिटी है वो सबमिट करता है अपना रिपोर्ट, किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि हु शैल देन कॉज द रिपोर्ट, कि वो मतलब कहीं ना कहीं दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ले डाउन करेंगे और फिर बाकी के स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, यानी कि वैसे भी आप 8th शेड्यूल देखेंगे हमारा इंडियन पॉलिटी का तो उसमें 22 लैंग्वेजेस की ही बात करी गई है। ये 22 लैंग्वेजेस हैं आप देख सकते हैं, जिसमें सिंधी को 21st से जोड़ा गया था, और इसी के साथ साथ में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इनको 72nd से, और फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये जो है भाषा लास्ट के, इन सभी को चारों को 92nd से, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि बेसिकली ओवरऑल पूरा का पूरा 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में है, और ये अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कंसीडर करे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें इसका बेनिफिट ये है कि बुक का प्रिंट हो सकता है। आप अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आप मेंस जो डिस्क्रिप्टिव है आप इस लैंग्वेज में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 22 भाषा है और कोई एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स में देता है कि ये क्राइटेरिया है, ऐसे एक्ट के तहत मेंशन है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया नहीं है एक लैंग्वेज को कि वो माना जाए कि ये 8वें शेड्यूल में इसको ऐड किया जा सकता है अगर ये पॉइंट ये फुलफिल कर दे, तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। तो पार्ट 17 है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक जी? तो 343 से 351, वेरी इंपॉर्टेंट कि 343 से 351, और 344 जो है वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कि वो एक कमीशन बनाए प्रेसिडेंट के द्वारा और हर 5 साल को उसको चेक करने के लिए। और 351 इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो चर्चा हमने किया वो हिंदी भाषा का ही किया है। तो 351 आप देखेंगे स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ताकि डेवलप किया जा सके एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन सभी एलिमेंट्स के फॉर्म में, और फिर भारत का जो कल्चर है उसको ये रिप्रेजेंट किया जा सके। चाइना में आप देखेंगे तो जैसे वहां का मैंडरिन जो है उन्होंने कंपलसरी कर दिया, और इस वजह से आज यूएन में वो एक भाषा डेजिग्नेटेड है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि देखिए डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कई बार साउथ इंडियन स्टेट्स इसको लेकर के वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हिंदी का हम मतलब कहीं ना कहीं आप विलफुली हमारे ऊपर नहीं लगा सकते हो। तो इस वजह से हिंदी को लेकर के अभी भी हमारे देश में उस लेवल पे
प्रमोशंस नहीं है, डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट है, लेकिन हमको भी कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स की तरफ से था। बाकी आप देखेंगे तो अगेन वही सारे पॉइंट्स ही हैं सेम। तो ये आपको पार्ट ध्यान रखना है, जो भी पार्ट हमने मार्क किया है, और साथ साथ में आर्टिकल्स, और ये आर्टिकल जो हिंदी से जुड़ा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त अभी ये चर्चा में है, तो सवाल आपसे बन सकता है। तो चलिए इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिलता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी हमारे करंट अफेयर्स वीडियो से क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।